Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 24th of October 2025. 24 अक्टूबर 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। आपका समय बहुत कीमती है, इसलिए वेस्ट नहीं करूंगा। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, है ना। तो प्लीज मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन दीजिएगा एंड प्लीज 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 लाइक करिएगा वीडियो को। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस के साथ, जो कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। विद रेफरेंस टू वाटर वेपर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज अ गैस the amount of which decreases with altitude. सेकंड है its percentage is maximum at the poles. आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग द वाटर वेपर। तो करेक्ट आंसर ऑब्वियसली बात आपको पता है कि दूसरा स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि पोल्स पे ऑब्वियसली बात है बहुत ठंड रहती है। कोल्डर में आपको पता है डेसिकेटिंग इफेक्ट होता है, ड्राइनेस होती है, तो वेपर वहां क्यों ज्यादा होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है। आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। विद रेफरेंस टू द कोरियोलिस फोर्स which of the following statements are correct? First statement कह रहा है it increases with increase in wind velocity. Second कह रहा है it is maximum at the poles and is absent at the equator. तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है बोथ 1 and 2, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। बिल्कुल दोबारा पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। एंड थर्ड क्वेश्चन जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बहुत बहुत आसान सवाल। कंसीडर द फॉलोइंग। फर्स्ट लिखा है पायरोक्लास्टिक डेब्री, सेकंड है ऐश एंड डस्ट, थर्ड है नाइट्रोजन कंपाउंड्स एंड फोर्थ है सल्फर कंपाउंड्स। आप पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी आर प्रेजेंट इन वॉल्केनिक इरप्शंस। बहुत ही आसान, ऐसे सवालों के जवाब क्या होते हैं मैंने पहले ही बता रखा है आपको। करेक्ट आंसर आपको बताना है ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या ऑल 4। दिस इज अ क्वेश्चन टू यू जो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। कल मैंने आपसे कहा था कि आप अपने जो भी फेवरेट कोट्स हैं वो कोट्स लिखा करें, और इससे एक दूसरे को सीखने को मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी कल लोगों ने लिखा। जो टॉप 3 मुझे लगे वो मैंने अलग कर लिए हैं। एक अनु निधि का है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। बहुत ही प्यारा कोट है, बहुत पहले से मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कोट्स में ये रहा है। देन फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की का लिपाखी ने लिखा था, योर वर्स्ट सिंस इज दैट यू हैव डिस्ट्रॉयड एंड बिट्रेड योरसेल्फ फॉर नथिंग। अगेन थोड़ा डिस्टोपियन कोट है। फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की वैसे भी ही इज नोन फॉर राइटिंग डिस्टोपियन नॉवेल्स एंड ऑल। क्राइम एंड पनिशमेंट हो गई, नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड, बट अभी उसको मत पढ़िएगा आप लोग, क्योंकि दे आर अ बिट ऑन द टफर स्केल, है ना। तो पहले आप जब भी स्टार्ट करें नॉवेल्स तो डोंट स्टार्ट विद दोस्तोयेव्स्की, अदरवाइज यू विल स्टॉप रीडिंग द बुक्स। सो थर्ड वाज मलिक एकरा एमू। आई डोंट नो द रियल नेम इज दिस or not, but if you want something done right, do it yourself. अमेजिंग अमेजिंग कोट है ना। तो कभी भी आप कभी कोई काम किसी को डेलीगेट करेंगे ना, तो वो उस क्वालिटी का नहीं हो पाएगा जैसा आप चाहते हैं। जब भी आपको बहुत अच्छा काम करना रहे तो खुद करिए। बहुत ही प्यारा कोट था। तो ये 3 कोट्स हैं, तो आज भी आप लोग लिखिएगा। जो लोग नहीं लिख रहे हैं वो लिखिए, जो लोग लिख रहे हैं वो पढ़िए एक दूसरे का, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस को। न्यूज़पेपर से स्टार्ट करते हैं। फ्रंट पेज की पहली न्यूज, यूएस सैंक्शंस रशियन ऑयल, इंडियन रिफाइनरीज पॉइज्ड टू कट इंपोर्ट्स। अब यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने सैंक्शन लगा दिया है रशिया की 2 सबसे बड़ी जो कंपनीज हैं जो कि ऑयल एक्सपोर्टर्स हैं, जिसमें से एक तो उनकी गवर्नमेंट कंपनी है। दोनों के नाम मैं एक एक करके आपको बता दूं। पहला नाम है रोजनेफ्ट। रोजनेफ्ट जो है वहां की गवर्नमेंट की बॉडी, मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, जैसे इंडिया में आईओसीएल हो गई, वैसे वहां पे रोजनेफ्ट है, ठीक है ना। देन सेकंड है ल्यूक ऑयल, ठीक है ना। द सेकंड वन इज ल्यूक ऑयल एंड दे अकाउंट फॉर मोर देन 5% ऑफ द ग्लोबल ऑयल आउटपुट। तो पूरे वर्ल्ड का 5% लगभग ये 2 कंपनीज अकेले हैंडल करती हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी कंपनीज हैं। एंड इनके ऊपर सैंक्शंस लगाने का मतलब क्या होता है, व्हाट डज दिस सैंक्शन मीन। तो सैंक्शन लगाया कौन है, तो यूएस का जो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ऑफिस है ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल, यूएफएसी बोलते हैं, उसने लगाया सैंक्शन। सैंक्शन लगाने का मतलब क्या है कि इनको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, इन 2 कंपनीज को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। और यूएस कहता है कि भाई ये ब्लैकलिस्टेड एंटिटीज हैं, तो अगर आप इनसे ऑयल इंपोर्ट करेंगे तो हम आपके ऊपर भी सैंक्शन लगाएंगे। इसी कारण से डोनाल्ड ट्रंप बार बार बोल रहे हैं कि इंडिया ने वादा किया है कि वो अब इंपोर्ट नहीं करेंगे, वो ऐसा नहीं करेंगे, वो ये सारी चीजें। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। रशिया यूक्रेन वॉर को खत्म करना डोनाल्ड ट्रंप का इस समय सबसे बड़ा एम बन गया है, जब से स्पेशली जब से उन्होंने गाजा का सीज फायर अचीव करवाया है ना। तो इसके पहले उन्होंने पाकिस्तान इंडिया का वॉर खत्म करवाया था, ऐसा उन्होंने कहा। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप मुझे गाली मत दीजिएगा, बट ऐसा उन्होंने 15 से 20 बार कहा। और हमारी गवर्नमेंट ने
एक या दो बार बोला कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और बट उसमें भी जब इंटरनेशनल इवेंट्स में कहीं ऐसा नहीं कहा कि ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो वो चीज थोड़ा वो जरूर अपने को देखनी चाहिए। यहाँ पे सैंक्शंस कॉज हुए हैं, तो इस कारण से होगा क्या, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में ऑब्वियसली बात है, शॉर्ट टर्म में ग्लोबल ऑयल प्राइसेस राइज करेंगे, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो सप्लाई है मार्केट में वो कम होगी बिकॉज ऑफ दीज टू जाइंट्स रोजनेफ्ट एंड ल्यूक ऑयल। तो जब सप्लाई कम होती है तो लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई आपने पढ़ा है, जब भी सप्लाई कम होगी प्राइसेस उस कमोडिटी के बढ़ जाएंगे। तो थोड़ा सा सर्ज आपको देखने को मिलेगा, नियरली 5% सर्ज ऑलरेडी ब्रेंट जो जो बेंचमार्क है ब्रेंट ऑयल क्रूड ऑयल, तो उसमें ऑलरेडी 5% का सर्ज देखा जा चुका है, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस सैंक्शंस एंड ऑल, ये आपको मैंने बता दिया। सेकेंड न्यूज पर आते हैं, पैन इंडिया SIR टू कवर मोर देन 10 स्टेट्स इन द फर्स्ट फेज। तो पैन इंडिया SIR क्या है, सबसे पहले SIR क्या है आपको पता है ना, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी कि इलेक्टोरल रोल्स जहां पे वोटर्स के नाम रहते हैं उनका रिवीजन किया जाता है। अभी एक्सरसाइज हुई थी बिहार में, बिहार में चुनाव होने वाला था, एक्सरसाइज की गई, पहले 60 लाख लोगों को बाहर कर दिया गया, फिर कुछ कम लोगों को किया गया, ये सारी चीजें आपको पता होगी, है ना। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कौन करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। आप पूछेंगे क्यों करता है भाई, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको पावर दे रखी है कि वो इलेक्टोरल रोल्स में जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे वो ऐसे नहीं कर सकता कि खराब कर दे, जिसके नाम जेन्युइन को हटा दे, लेकिन इलेक्टोरल रोल्स के रिगार्डिंग पावर जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दी गई है, ठीक है ना। तो अब ये एक्सरसाइज पैन इंडिया होगी, यानी कि पूरे भारत में होगी। तो पहले उसके लिए फर्स्ट फेज में 10 स्टेट्स चुने गए हैं एंड एक यूनियन टेरिटरी चुनी गई है, जहां पे इलेक्शन होने वाले हैं स्टेट जैसे कि असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरला, वेस्ट बंगाल, ये भी उसमें इंक्लूडेड है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अब आपको ये तो याद नहीं रखना कि देखो फेज 1 में कहाँ हुआ, फेज 2 में कहाँ हुआ, बस याद रखना कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, कौन करता है, क्यों करता है, ये सारे मैंने आपको बता दिए। थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में भी जानो, क्योंकि यूपीएससी मोस्ट प्रोबेबली है क्वेश्चन पूछेगा। और इसके पहले अभी चेंजेस भी हुए हैं इलेक्शन कमिश्नर को सेलेक्ट करने के लिए, जो सर्च कमेटी है, फिर उसके बाद जो सिलेक्शन कमेटी है, ये सारी चीजें कुछ कुछ चीजें ऐड भी हुई हैं। तो थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन के बारे में जो स्टैटिक बैकग्राउंड है वो मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और ये इस्टेब्लिश हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही 25 जनवरी 1950 से, एंड गोल्डन जुबली 2001 में सेलिब्रेट की गई। पहले इसमें केवल एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, करंटली एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 इलेक्शन कमिश्नर है। तो ऐसा कब से होने लगा, तो पहले बार 2 एडिशनल कमिश्नर्स को 16 अक्टूबर 1989 16 अक्टूबर 1989 को इंक्लूड किया गया, फिर उनको 1990 तक ही हटा दिया गया। बाद में 1993 में, यानी कि 1 अक्टूबर 1993 में फिर से 2 एडिशनल कमिश्नर्स को अपॉइंट किया गया, और तब से फिर ये कंसेप्ट जो है मल्टी मेंबर कमीशन का, वो फिर तब से लागू है, ठीक है ना। अपॉइंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, एंड उनका टेन्योर या तो 6 इयर्स का होगा या 65 की एज तक होगा, विच एवर इज अर्लियर, या तो वो 65 साल के हो जाए या फिर 6 साल का टेन्योर हो जाए, विच एवर इज अर्लियर, and they enjoy the same status and receive salary and perks available to the judges of Supreme Court of India. Chief Election Commissioner can be removed from the office in like manner and on the like grounds as judge of the Supreme Court. बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने आपको बताई, आप इनको जरूर अपने दिमाग में रखिएगा, अपने जहन में रखिएगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। स्टोरी ऑफ सर्वाइवल, अ टैमरिंड ट्री planted by women freedom fighter finds a प्लेस एट कोलकाता फिल्म फेस्टिवल। तो टैमरिंड यानी कि इमली, टैमरिंड यानी इमली होती है ना, हाँ अब मुझे नहीं पता को, मैं बहुत ज्यादा इंग्लिश भी नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ टैमरिंड यानी इमली होती है। और टैमरिंड का एक पेड़ उगाया था 70 साल पहले एक फ्रीडम फाइटर पारुल मुखर्जी जी ने, याद रखिएगा, लिख लीजिए इस चीज को, पारुल मुखर्जी जी जो कि तीतागढ़ कॉन्स्पिरेसी केस से ताल्लुक रखती हैं, लिख लीजिए तीतागढ़ कॉन्स्पिरेसी केस, एंड 1935 का ये केस है जिसमें फिर उनको 4 साल की सजा भी दी गई थी। और ये मिस पारुल मुखर्जी जो थी ये रहती थी आज वर्तमान में उसको बोलते हैं विद्यासागर कॉलोनी बोलते हैं, पहले इसको रेफ्यूजी कॉलोनी बोलते थे, ठीक है ना। शी सेटल्ड इन रेफ्यूजी कॉलोनी, और उसको अब आजकल विद्यासागर कॉलोनी बोलते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने टैमरिंड ट्री लगाया था, जो कि अब काफी पुराना है, इतिहास में भी नाम दर्ज है, और एक फ्रीडम फाइटर ने लगाया था। रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि एक बिल्डर उसको कटवाना चाहता था, लेकिन फिर जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है 30 मिनट की, उसने फिर लड़ाई की और उस टैमरिंड ट्री को बचाया गया।
तो इट्स अ कल्चरल हेरिटेज टाइप ऑफ थिंग नाउ। एंड एक 30 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है टाइटल फ्रेंड्स ऑफ झिलिपी वाला, याद रखिएगा फ्रेंड्स ऑफ झिलिपी वाला, जहाँ पे इसके बारे में मेंशन किया गया इसकी स्टोरी पूरी। तो इसीलिए बोला कि कलकत्ता फिल्म फेस्टिवल में चूंकि ये दिखाई जाएगी इसलिए इट हैज फाउंड अ प्लेस, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। जो चीजें मैं आपको बतानी थी वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। अब ये फोटोग्राफ आपको एक जो नॉर्मल सी फोटोग्राफ दिख रही है, लेकिन इसमें भी कई बार यूपीएससी रिलेवेंट कंटेंट रहता है। जैसे कि आपको यहाँ पे नीचे देखो लिखा है हार्वेस्टेड जीआई टैग्ड सॉल्ट वाटर टॉलरेंट पोक्काली पैडी, है ना। पोक्काली राइस जो कि सॉल्ट वाटर टॉलरेंट होता है, याद रखिएगा पोक्काली राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स अ वेराइटी ऑफ राइस विच इज नोन फॉर इट्स सॉल्ट वाटर रेजिस्टेंस एंड इट फ्लरिशेज इन द राइस पैडीज ऑफ कोस्टल अलापुजा, एर्नाकुलम एंड थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ केरला। तो केरला के लिए ये स्पेशल है, याद रखिएगा केरला में ही ये उगाया जाता है। इट्स अ सॉल्ट रेजिस्टेंट सॉल्ट वाटर टॉलरेंट वेराइटी, ठीक है ना, ऑफ राइस, पोक्काली राइस इसे बोलते हैं। जीआई टैग ऑलरेडी मिला है एंड इट हैज हायर वैल्यू ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, लो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट एंड इट्स प्रेफरेबल टू दोज हु आर ऑन लो शुगर डाइट। जो लो शुगर डाइट पर रहते हैं उनके लिए काफी अच्छा है। अभी इसकी लेटेस्ट वैरायटी भी डेवलप की गई है केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा, जिसका नाम है वाइटिला 11, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है आपको, कितने दिन की ड्यूरेशन है वो मैं लिख देता हूँ, लेकिन इतनी ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है ना। यूपीएससी नहीं पूछेगा आपसे इतना ज्यादा, वो आपसे रिसर्च नहीं करवाना चाहता। करवाना चाहेगा तो फिर किसी से बनेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 90% ऑफ गगनयान डेवलपमेंट वर्क डन, इसरो चीफ। अब इसरो चीफ का कहना है कि 90% जो गगनयान का काम है वो हो चुका है। गगनयान है क्या? पहली चीज, गगनयान हमारा क्रूड मिशन होने वाला है। क्रू मिशन मतलब कि गगन ऑब्वियस सी बात है, मतलब कि स्पेस में जाना है, लेकिन स्पेस में क्रू मेंबर्स के साथ। अभी तक इंडिया ने ऐसा कोई मिशन लॉन्च नहीं किया है। मोस्ट प्रोबेबली 2027 तक हम इसको लॉन्च कर देंगे। उसकी 90% तैयारी हो चुकी है। अब यहाँ पे थोड़ा आपको बता दूं कि इस क्रूड मिशन के पहले इंडिया एक लॉन्च करेगा अनक्रूड मिशन भी, है ना। 3 अनक्रूड मिशन लॉन्च करेंगे, जिसमें से पहला अनक्रूड मिशन जो होगा उसमें एक ह्यूमनॉइड जाएगा जिसका नाम है व्योम मित्र। याद रखेगा, इंसान डायरेक्ट ना भेज करके हम एक ह्यूमनॉइड भेजेंगे। ह्यूमनॉइड मतलब कि रोबोट टाइप की कोई चीज भेजेंगे, और उसका नाम हमने क्या रखा है? व्योम मित्र। और ये जो है वो इसी साल के एंड में फर्स्ट अनक्रूड मिशन जाएगा। तो क्रूड मिशन के पहले 3 अनक्रूड मिशन टेस्ट होंगे, तब हम लोगों को वहां भेजेंगे। क्रूड मिशन जो है वो 2027 में होने वाला है। एंड गगनयान प्रोजेक्ट जो है बेसिकली वो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी को शोकेस करेगा, इंडिया की ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी को शोकेस करेगा। एंड ये कहाँ तक जाएंगे? लगभग 400 किलोमीटर, जो स्पेस में 400 किलोमीटर, जहाँ पे पोलर सैटेलाइट्स और ये सब चीजें लगती है ना, पोलर सैटेलाइट्स भी वहीं लगती हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स भी वहीं लगती हैं। तो अगर वहीं पे उसी ऑर्बिट तक जाएंगे, पोलर ऑर्बिट तक 400 किलोमीटर के आसपास, 3 दिन का मिशन होगा। एंड दे विल बी ब्रॉट बैक सेफली टू द अर्थ बाय लैंडिंग इन द इंडियन सी वाटर्स। इंडियन सी वाटर्स पे ही फिर उनको लैंड भी कराया जाएगा सेफली, ठीक है ना। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट का नाम था अभी जो मेंशन था इसमें, वो था निसार। निसार का फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये लॉन्च किया गया था 30 जुलाई 2025 को। और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या हुआ था? बेसिकली इसरो और नासा ने मिल करके डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार, जिसमें कि एक नासा ने एल बैंड का वो रडार लगाया था और इसरो ने एस बैंड का लगाया था, है ना। तो याद रखिएगा, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। और इसको इंटीग्रेट किया गया था बेसिकली निसार में, एंड दैट वाज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं। डीसीजीआई ब्रिंग्स इन स्ट्रिक्टर नॉर्म्स फॉर ट्रैकिंग सप्लाई चेन ऑफ हाई रिस्क सॉल्वेंट्स। तो हाई रिस्क सॉल्वेंट्स की एक्चुअली एक लिस्ट होती है, बहुत ज्यादा आपको उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप सोचे कि सर हाई रिस्क सॉल्वेंट आपने नहीं बताया या आपने, तो हाई रिस्क सॉल्वेंट क्या होते हैं? सॉल्वेंट्स होते हैं जो कि अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, जैसे ग्लाइकॉल हो गया, इस तरीके के, जैसे ये सॉल्वेंट्स जो है हाई रिस्क सॉल्वेंट्स होते हैं। अब ऐसा नहीं कि इनको देखते ही गोली मार देने के आदेश है, ऐसा है कि इनके ऊपर स्ट्रिक्टर नॉर्म्स लगाए जाने की बात डीसीजीआई ने की है। यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने मॉनिटरिंग लिस्ट बनाई और इसके लिए उन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल के अंदर इसको मैंडेटरी कर दिया है। ऑनलाइन पोर्टल कौन सा है? ONDLS, लिख लीजिए
ONDLS ये ड्रग्स रिलेटेड है, याद रखिएगा, ऑनलाइन नेशनल ड्रग्स लाइसेंसिंग सिस्टम फॉर ट्रैकिंग द सप्लाई चेन ऑफ हाई रिस्क सॉल्वेंट्स। तो हाई रिस्क सॉल्वेंट्स की सप्लाई चेन को ट्रैक करने के लिए, बेसिकली हाई रिस्क सॉल्वेंट्स की सप्लाई चेन को वो करने के लिए, ट्रैक करने के लिए बेसिकली ये ONDLS सिस्टम है, ऑनलाइन नेशनल ड्रग्स लाइसेंसिंग सिस्टम। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ONDLS लिख लीजिए, इट इज अ सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म in India for processing drugs and cosmetic related applications. Drug and cosmetic related application, especially for manufacturing and sale licenses जो हैं, उनके लिए वन सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के रूप में इसको बनाया गया है, ठीक है ना। ONDLS पोर्टल के अंदर ही इस डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम भी बनाया गया है फॉर हाई रिस्क सॉल्वेंट्स एंड ऑल। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, ONDLS के बारे में भी आपको पता चला होगा। लाइफ आफ्टर मैस्टेक्टॉमी, नेविगेटिंग चैलेंजेस, हेराल्डिंग न्यू बिगिनिंग्स। मैस्टेक्टॉमी क्या है मैं आपको बता देता हूँ। मैस्टेक्टॉमी इज बेसिकली सर्जिकल रिमूवल ऑफ वन और बोथ ऑफ द ब्रेस्ट्स, है ना। जो वुमेन स्पेशली जिनको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है या हुआ है, ऐसे में बेसिकली टू ट्रीट एंड प्रिवेंट द ब्रेस्ट कैंसर, इट्स अ सर्जिकल रिमूवल ऑफ वन और बोथ ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, इट कैन इन्वॉल्व रिमूविंग ऑल द ब्रेस्ट टिश्यूज, स्किन एंड द निप्पल एरियोलर कॉम्प्लेक्स, जिसको हम सिंपल मैस्टेक्टॉमी बोलते हैं, ठीक है ना। और कई बार इसमें कॉम्प्लेक्स भी होता है जिसमें प्रिजर्व किया जाता है कुछ टिश्यूज को फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड ऑल, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। मैस्टेक्टॉमी के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। और एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट आपको हर चीज पता होनी चाहिए। देयर इज नो टैबू, देयर इज नथिंग स्टिग्मा, एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, है ना। तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू शुड लर्न, कीप लर्निंग मोर एंड मोर, है ना। आगे मूव करते हैं एडिटोरियल पार्ट पे। जो मेन एडिटोरियल है, लीड एडिटोरियल है आज का, वो है यूएन मैटर्स एज ए सिंबल ऑफ पॉसिबिलिटी। अब ये आर्टिकल लिखा है शशि थरूर ने, ऑब्वियस सी बात है, हम डिस्कस करते ही करते। थोड़ा सा अच्छी चीजें लिखी गई हैं। 80 साल हो चुके हैं यूनाइटेड नेशंस को। अगर हम देखें तो 1945 में बनाया गया था, और उस समय एक बाईपोलर वर्ल्ड था। बाईपोलर मतलब दो पोल्स थे। दो पोल्स मतलब कि एक तो यूएस था, दूसरा यूएसएसआर हो गया था, ठीक है ना। आज का जो वर्ड है वो एक फ्रैगमेंटेड मल्टीपोलर वर्ड है। फ्रैगमेंटेड मल्टीपल पोलर मतलब अब चाइना भी आ गया एक नए पोल के रूप में, रशिया भी है, और इजराइल भी बनता जा रहा है। मेरे को तो लग रहा है एक पोल तो इजराइल बनता जा रहा है। इंडिया पोल तो मैं नहीं कहूंगा वर्तमान में, लेकिन ठीक है, हो सकता है हम भविष्य में जरूर कुछ करें। और यूएसए भी है उधर, यूरोप में कुछ कुछ पावर्स, यूरोपियन यूनियन भी एक अलग पोल के रूप में उभर के आया है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि इट्स अ मल्टीपोलर बट फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड, क्योंकि अभी भी बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन नहीं है कंट्रीज का। डोनाल्ड ट्रंप एक जगह बोलता है कि भाई हम प्रोटेक्शनिज्म करेंगे, हम इंडिया फॉर अमेरिका फॉर अमेरिकन करेंगे। तो जब ये वाली चीजें रहती है इसको हम फ्रैगमेंटेड मल्टीपोलर बोलते हैं। तो ऐसे में ऑथर ने कहा कि भाई मल्टीलेटरलिज्म जो है वो वीक होता जा रहा है। तो अभी यूएन की जरूरत बहुत ज्यादा है अभी भी, है ना। ऐसा नहीं कि यूएन अब इररिलेवेंट हो गया। ये आपका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन आता ही आता है। किसी न किसी बॉडी के रूप बारे में यूपीएससी पूछता ही पूछता है कि आप बताओ ये बॉडी अब इररिलेवेंट हो गई है कि नहीं हो गई है। आसियान अब इररिलेवेंट है ऐसा लिख देगा, या ब्रिक्स इररिलेवेंट है, या बोल देगा कि नाम अब इररिलेवेंट है, अब यूएन इररिलेवेंट है। ऐसा पूछता ही पूछता है, और इंटरव्यू में पूछता है। इनफैक्ट एक क्वेश्चन था यूपीएससी में, जब मैंने दिया था इंटरव्यू, तो उन्होंने पूछा था कि क्या आपको लगता है कि यूनाइटेड नेशंस की जगह अब एक और नई बॉडी बनानी चाहिए, है ना। सो ऑब्वियस सी बात है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्राइसिस ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस। अब यहाँ पे बात चल रही है कि यूएन के बेसिकली अगर फाउंडिंग प्रिंसिपल देखें तो सॉवरेन, इक्वलिटी, पीसफुल रेजोल्यूशन, कलेक्टिव सिक्योरिटी, ये 3 प्रिंसिपल्स हैं। सॉवरेन, इक्वलिटी, पीसफुल रेजोल्यूशन, कलेक्टिव सिक्योरिटी। अभी भी ये वाइटल है लेकिन कंटेस्टेड है। बहुत लोग बोलते हैं भाई ये फॉलो नहीं करते ये लोग। देन इसके अलावा ऑथर ने कहा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अगर हम देखें तो आज भी वो 1945 का पावर स्ट्रक्चर ही शोकेस कर रहा है, 2025 की रियलिटी शोकेस नहीं कर रहा है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है? रिफॉर्म्स की। क्योंकि इंडिया, जर्मनी, जापान, ब्राजील, ये 4 कंट्रीज G4 कहलाती हैं। याद रखें, ये भी आप लोग लिख लेना। इंडिया, जर्मनी, जापान एंड ब्राजील, दीज कंट्रीज आर नोन एज G4, है ना। ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक तो वीटो मेंबरशिप ढूंढ रहे हैं, दूसरी ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स की बात करते हैं, G4। तो इंडिया, जर्मनी, जापान एंड ब्राजील, एंड ये कंट्रीज ग्रो कर रही हैं, तो इनका कुछ रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो ये भी ऑथर का कहना है, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी।
अब अगर हम इंडिया की बात करें तो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, मोस्ट पॉपुलस नेशन है एंड मेजर पीस कीपिंग कंट्रीब्यूटर भी है, इकोनॉमी भी बढ़ रही है, बट ऑब्वियस सी बात है इट हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द यूएनएससी परमानेंट मेंबरशिप, तो वो गलत है। तो ऑथर ने वही कहा है कि भाई हमको एक रिफॉर्म्ड, इंक्लूसिव, प्रिंसिपल्ड एंड रिप्रेजेंटेटिव ग्लोबल ऑर्डर चाहिए, जिसके लिए यूएन को एक रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, इसको और इंक्लूसिव होना पड़ेगा, इसको अपने प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो दिस इज द थिंग विच हैज बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर। तो सबसे पहले ऑथर ने कहा कि रिफॉर्म करो सबसे पहले यूएनएससी को, इसको इक्विटेबल बनाओ, इफेक्टिव बनाओ, यूएन की एजिलिटी यानी कि उनकी एजिलिटी को इंप्रूव करो, रिस्पॉन्स फास्टर प्रोवाइड करें, है ना, मोरल अथॉरिटी रिक्लेम करें, एंड जो आपके मेंबर कमिटमेंट है ना, उनको अच्छे से करें। सिर्फ यूएस मत देखो, है ना, बाकी जो मेंबर्स हैं उनको भी देखो। तो इट इज नाइदर ऑब्सोलीट बट नाइदर परफेक्ट ऑल्सो, है ना। तो सर ने कहा कि इट इज नाइदर ऑब्सोलीट नॉर परफेक्ट, लेकिन ये रिप्रेजेंट करता है ह्यूमन बींग्स के एस्पिरेशंस को, कॉन्ट्रडिक्शंस को, और हमको मेन चीज है कोशिश करनी चाहिए इसको और रिप्रेजेंटेटिव बनाने की, और रिस्पॉन्सिव बनाने की, और रेजिलियंट बनाने की। 3R, रिस्पॉन्सिव, रेजिलियंट एंड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द ऑथर हैज सेड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। बहुत ही प्यारा आर्टिकल था, अच्छा लगा होगा आप लोग को भी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं कुछ और न्यूज आर्टिकल है। व्हाई क्लाउड सीडिंग इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर दिल्लीज एयर पोल्यूशन क्राइसिस। ऑथर ने बहुत अच्छे से बताया कि दिल्ली गवर्नमेंट ने भी प्लान बनाया है कि वो एयर क्लाउड सीडिंग करेंगे। क्लाउड सीडिंग का मतलब आप सबको होता है ना, बारिश करवाएंगे, क्योंकि जब ठंड का टाइम आता है तो बारिश नहीं होती है, जो कुछ भी होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से होती है, तो उसका कोई सर्टेनिटी है नहीं। और बारिश अगर नहीं होगी तो पॉल्यूशन ज्यादा रहेंगे, पॉल्यूटेंट ज्यादा रहेंगे, क्योंकि एयर में रहेंगे, एंड अगर बारिश हो जाती तो ग्राउंड पे आ जाते, नीचे आ जाते, सेटल हो जाते। तो अब बारिश कराने के लिए कह रहे हैं कि भाई हम क्लाउड सीडिंग करेंगे। बट ऑथर ने बहुत अच्छी चीज बोली कि क्लाउड सीडिंग बारिश जनरेट नहीं कर सकती है। क्लाउड सीडिंग तभी काम कर सकती है जब ऑलरेडी वहां पे क्लाउड्स हो। इट कैन नॉट क्रिएट क्लाउड्स क्रिएट नहीं किए जा सकते। इट कैन वर्क ओनली इफ सुटेबल क्लाउड्स ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो साइंटिफिक एविडेंसेस ने ये भी कहा है कि जो रेनफॉल बढ़ रही है क्लाउड सीडिंग के लिए, ये भी एक कंटेस्टेड फैक्ट है। साइंटिफिक एविडेंसेस बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है ना। एंड जो भी पोल्यूशन से रिलीफ होगा वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होगा, 1 या 2 दिन में फिर से वापस आ जाएगा। लेकिन जब आप क्लाउड सीडिंग करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा इंटेंसिव पैसा खर्च होगा, और गवर्नमेंट ऑब्वियसली बात है 500 करोड़ 1000 करोड़ से नीचे तो कुछ करती नहीं है गवर्नमेंट, है ना। तो दैट इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग कि इट इज अ मिथ, बहुत ज्यादा इसका कोई औचित्य नहीं है। जो रियल प्रॉब्लम है उसके रियल सोल्यूशंस निकालो, ये गिमिक्स मत खेलो, है ना। ऑथर का सिंपल कहना है रियल प्रॉब्लम्स के रियल सोल्यूशंस निकालो। So that is it for the day, I think. Yes, that is it for the day. Keep loving us, keep sharing us. I hope आपको हमारा एनालिसिस पसंद आता होगा, आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता होगा। प्लीज कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, एंड वही करें जो लाइक शेयर जरूर किया करें, उसके काफी वैल्यू है। कमेंट जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।